आइए आज के इस खास विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज का विषय सच में बहुत ही मजेदार और थोड़ा सा हटकर है। हम राज नवादवी जी के एक बेहद दिलचस्प लेख पर चर्चा करने वाले हैं, जहां उन्होंने हमारी क्लासिकल गजल की तकनीक को सीधा कंप्यूटर की कोडिंग से जोड़ दिया है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यकीन मानिए इसे समझना बहुत ही रोमांचक है। तो चलिए गजल की इस बाइनरी दुनिया में कदम रखते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी फर्क को समझते हैं। गद्य यानी कहानी या लेख और पद्य यानी कविता या गजल के बीच का फर्क। जब कोई कहानी लिखी जाती है तो शब्दों के वजन या भार की कोई पाबंदी नहीं होती, लेकिन गजल की बात ही अलग है। यहाँ हर एक मिसरे यानी पंक्ति में बिल्कुल एक जैसा, एकदम सधा हुआ गणितीय भार होना चाहिए। इसे हम एक कांस्टेंट या फिक्स्ड वैल्यू x मान सकते हैं। मतलब अगर पहली लाइन का वजन x है तो पूरी गजल की हर एक लाइन का वजन x ही होना चाहिए। बिल्कुल पक्की कैलकुलेशन। इस चर्चा में हम इन खास बातों पर गौर करेंगे। गजल का सबसे ज़रूरी पहलू, गजल और कंप्यूटर की बाइनरी का कनेक्शन, शब्दों का वजन और उच्चारण कैसे काम करता है, 1 और 2 का ये अनोखा गणित क्या है, और आखिर में मात्राओं के कुछ ज़रूरी नियम। तो चलिए पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि गजल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आखिर है क्या। असल में किसी भी गजल में मतलब के बाद जो सबसे बड़ी चीज होती है वो है उसका वजन। इसे शब्दों का, लाइन का या पूरी गजल का भार कहा जाता है, और इसका रूल एकदम सख्त है। अगर पहले मिसरे ने एक खास भार उठा लिया तो बाकी की पूरी गजल को भी बिना किसी नानुक्र के बिल्कुल वही भार उठाना पड़ेगा। यहाँ कोई भी डिस्काउंट या छूट नहीं मिलते। अब आते हैं अपने दूसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जहां गजल और कंप्यूटर की बाइनरी आपस में हाथ मिलाते हैं। हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर की पूरी दुनिया 0 और 1 की बाइनरी पर चलती है, राइट? ठीक इसी तरह गजल का जो शास्त्र है, जिसे अरूज कहते हैं, वो भी एक साउंड बेस्ड यानी ध्वनि आधारित बाइनरी सिस्टम पर टिका है। नवादवी जी ने इसे समझाने के लिए बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला है। जरा 0 और 1 को भूल जाइए, यहाँ बात 1 और 2 की होगी, लेकिन बेसिक फंडा एकदम सेम है, एक परफेक्ट बाइनरी सिस्टम। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात ध्यान में रखनी है। इस सिस्टम में सारा खेल सिर्फ कागज पर लिखे अक्षरों का नहीं है, बल्कि इस बात का है कि उन शब्दों की असली आवाज क्या है, उनका सही उच्चारण कैसे हो रहा है। वजन पूरी तरह से ध्वनि पर डिपेंड करता है। उच्चारण हल्का सा भी बदला तो समझ लीजिए वजन भी बदल गया। तो फिर ये ध्वनि काम कैसे करती है, इसे समझने के लिए तीसरे हिस्से की ओर चलते हैं, जहां शब्दों का वजन और उनका उच्चारण गहराई से देखा जाएगा। इसे थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे एक शब्द लेते हैं कलम। अब अगर इसे थोड़ा धीरे धीरे बोला जाए तो हम इसे कैसे बोलते हैं? हम पहले बोलते हैं क और फिर बोलते हैं लम, यानी ये क प्लस लम है। इसे कल प्लस म नहीं बोला जाता। बस आवाज के इसी टुकड़े करने के तरीके पर ही गजल का सारा वजन टिका हुआ है। चलिए अब चौथे हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि 1 और 2 का ये जादुई गणित काम कैसे करता है। इस चार्ट को देखकर बात एकदम साफ हो जाती है। जो छोटी आवाजें हैं, जिन्हें लघु ध्वनियां कहते हैं, जैसे क या स, उन्हें 1 की वैल्यू दी गई है, और जो लंबी खींचने वाली आवाजें हैं यानी दीर्घ ध्वनियां जैसे लम या नम, उन्हें 2 की वैल्यू दी जाती है। बस यही वो सिंपल सा फॉर्मूला है जो पूरी की पूरी गजल को एक सांचे में ढाल देता है। अब यहाँ सामने एक बड़ा सा नंबर दिख रहा है। पहली बार में कोई भी इसे गणित का 12 पढ़ लेगा, है ना? लेकिन रुकिए, ये 12 नहीं है। ये दरअसल एक बाइनरी कोड है। इसमें पहली जो छोटी आवाज है वो 1 है, और उसके बाद आने वाली लंबी आवाज 2 है। तो इसे 12 नहीं बल्कि 1-2 पढ़ा जाना चाहिए। ये वाकई कमाल की बात है कि कलम, सनम, वतन और वफा जैसे शब्द, जिनका मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वो सब एक ही बाइनरी कोड शेयर करते हैं। जरा बोलकर देखा जाए। क लम, स नम, व तम, व फा। हर एक में पहले एक छोटी आवाज आती है और फिर एक बड़ी। तो इन सब का कोड या वजन हुआ बिल्कुल सेम, 12, यानी 1 और 2। अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर, मात्राओं के अनिवार्य नियम। आखिर इस कोड को इस्तेमाल कैसे करना है? ये मान लीजिए कि ये इस पोएटिक कोड की चीट शीट है।
रूल बहुत सीधा है। ऐसे अक्षर जिनमें कोई मात्रा नहीं है या फिर अ, ई, उ जैसी छोटी मात्राएं हैं और वो अकेले पढ़े जा रहे हैं तो उन्हें 1 का नंबर मिलेगा। वहीं दूसरी ओर आ, ई, उ, ओ, औ, ए जैसी बड़ी मात्राओं वाले अक्षरों को 2 का नंबर मिलेगा, चाहे वो अकेले हों या किसी और अक्षर के साथ जुड़े हों। है ना बिल्कुल कोडिंग जैसा लॉजिक? अब इतनी चर्चा के बाद अगर खुद भी कुछ लिखने का मन कर रहा हो तो लेखक ने एक बहुत ही बढ़िया बात याद दिलाई है। आज के समय में इंटरनेट एक ऐसा खजाना है जहां हिंदी, उर्दू डिक्शनरी से लेकर शायरी के हर तरह के टूल्स मौजूद हैं। यानी इस कला को सीखने और प्रैक्टिस करने के लिए रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। इस पूरे प्रोसेस को एक बहुत ही प्यारी सी कहावत में समेटा गया है, जिन खोजा तिन पाया। मतलब जो लोग थोड़ी सी मेहनत और सब्र के साथ इस कला को सीखते हैं उन्हें आखिर में बहुत ही शानदार रिजल्ट्स मिलते हैं। ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है, इसमें प्रैक्टिस और लगन चाहिए। तो चलिए इस विश्लेषण को एक मज़ेदार ख्याल के साथ ख़त्म करते हैं। अगली बार जब भी कोई पसंदीदा शेर या गज़ल कानों में पड़े तो उसे सिर्फ उसके मतलब या जज्बात के लिए नहीं बल्कि ज़बरदस्त बाइनरी कोड वाले चश्मे से भी एनालाइज करने की कोशिश ज़रूर होनी चाहिए। यह खोजना वाकई बहुत मज़ेदार होगा कि क्या उन लाइनों में भी 1 और 2 का यही मैथमेटिक्स छिपा है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।